बात, इसके आड़ में बात जनसंख्या नियंत्रण की जाती है। असम की सरकार ने भी की, अब यूपी की सरकार ने भी की। हवाला यही दिया जा रहा है कि ये समय है, इसकी जरूरत है इन सब चीज़ों को लेकर, जिसका मैंने पहले वर्णन किया। देखिए, सीधी सी बात है कि इस सरकार की टाइमिंग और प्राथमिकताओं को लेकर के अक्सर हम दुविधा में होते हैं और हमें हैरत होती है, परेशानी होती है। महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना की दूसरी लहर गई नहीं, तीसरी की आहट। हमने नदियों में लाशें तैरते देखी, ऑक्सीजन के लिए चित्कार करते हुए देखा है, और कोई व्यक्ति इस हिंदुस्तान में ऐसा अछूता नहीं है जो कहेगा कि मेरे किसी जानने वाले की दुनिया से विदाई ना हुई। वैसे दौर में जो काम डेमोग्राफर के लिए छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि डॉग विसिल करते रहे आप। डॉग विसिल पॉलिटिक्स देश को कितना नुकसान पहुंचा देगी, इसका अंदाजा साहब इन लोगों को नहीं है। वैसे ही हम कई मामलों में कई दशक पीछे चले गए। सामाजिक सौहार्द का मामला हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मसला हो, युवाओं को नौकरी देने का मसला हो, तो हाँ, एक झुनझुना डॉग विसिल पॉलिटिक्स की शक्ल में आप इसलिए ला रहे हैं ना कि जो हेडलाइन मैनेजमेंट में आपकी नाकामी दिख रही है ना, उसको ढका जा सके, चादर छोटी पड़ जाएगी। लेकिन इसके जवाब लीडर सलमान खुर्शीद साहब ने जो कहा, हाँ ठीक है, इसे लागू किया जाना चाहिए, लेकिन पहले ये बताना होगा कि मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, उनके बाद इस अधिनियम को लागू किया जाए, और वैध और नाजायज कितने बच्चे हैं इसकी भी गिनती हो। देखिए, मैंने जिस लाइन पे अपनी बात रखी है, मैं आज भी कायम हूँ। डेमोग्राफी एक संश्लिष्ट सब्जेक्ट है, उसको डेमोग्राफर्स को छोड़िए। शायद बहुत लोग जो डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि जिस कम्युनिटी के बारे में वो जिक्र करना चाहते हैं उसके बारे में डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ आप देख लीजिए। पिछला भी हम लोग तो कई दफा उस पर आप वही ने कहा कि डेमोग्राफर को पढ़िए, उनको समझिए, तो आपको शायद बहुत सारी, और शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सब व्यवस्थाओं में सुधार के साथ कैसे फर्टिलिटी रेट कम होता है ना, थोड़ा केरला मॉडल को देखिए। अगर ये सब चीजें नहीं करते हैं तो अब तो आप जो असम यूपी में हो रहा है तो आप करिए, ये आप हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन मैनेजमेंट नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य की अपने केजरीवाल साहब ने उत्तराखंड में भी 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है, और लोग ऐसी घोषणाओं को तवज्जो देते हैं। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि फ्री आप बिजली दीजिए, वो सब चीजें हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं, सुविधाओं, आधारभूत संरचना में क्या हो रहा है, उसमें आप क्या बढ़ोतरी कर पा रहे हैं। ये मेरे लिए, मैंने कोरोना के इस पूरे लहर में एक चीज जो महसूस की है, जिसका दर्द है, अकेले मेरे का नहीं है, इस देश में करोड़ों लोगों का दर्द है कि हमारे अस्पताल चूक गए, हमारी व्यवस्थाएं चूक गई। उस पर एक फोकस जो होना चाहिए, उसका मैं घोर अभाव देखता हूं। माफी के साथ कहूं, चाहे केंद्र के लोग हों या राज्य के लोग हों, सबका ध्यान है इश्तेहार दो, बड़ी तस्वीरें छपवाओ, और लोग भूल जाएंगे। छोटी स्मृति है। इस मंत्रिमंडल कारिता मंत्रालय की काफी चर्चा होती है, इसको लेकर अलग अलग स्वर आए, लेकिन शरद पवार साहब ने कहा कि केंद्र के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है जिससे राज्यों के अधिकारों का हनन हो, चूंकि राज्यों के पास पहले से संवैधानिक अधिकार है सहकारिता को लेके, और जब वो मंत्री थे केंद्र में तब भी ऐसे मंत्रालय थे। एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है इस मंत्रालय को लेकर। देखिए, मैं सीधी सी बात मानता हूं कि कोऑपरेटिव कंकरेंट लिस्ट में केंद्र को हक है, लेकिन इस बीच में जिस तरह से रिजर्व बैंक से निकासी की गई है, हम जानते हैं अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई है, सरकार के पास कुशन नहीं है। एक कहीं ना कहीं संशय होता है कि क्या आप उनका जो कैपिटल है कोऑपरेटिव बैंक्स का, क्या अगली नजर उस पे है। फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको आप सहकारी संघवाद हमारे भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं, वो सहकारी संघवाद जमीन पे नहीं दिखता है। अब तमाम वो कोशिश करते हैं जिससे कि उस फेडरल स्ट्रक्चर, उस स्कीम को डैमेज किया जाए, उसे लहूलुहान किया जाए। मैं उस दृष्टिकोण से इसे देखता हूँ। कल जो 11 पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती साहिबा का, उन्होंने कहा ये कश्मीरियों को दंडित करने के अलावे, अपमानित करने के अलावे और कुछ नहीं। देखिए, मैं दो चीज, कल भी मैंने जो बात कही थी मैं दोहराऊंगा। आपके पास पर्याप्त साक्ष्य सबूत हो, प्लीज गो अहेड, पर्याप्त साक्ष्य सबूत हो, प्लीज गो अहेड। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, अभी कई केस आए, 11 बरस, 12 बरस, 16 बरस, 20 बरस जेल में रखने के बाद न्यायालय ने कहा
कि इन पर कोई आतंकी होने का मुकदमा नहीं बनता। क्या उनके 16 बरस, 11 बरस, 20 बरस, 21 बरस कानून में प्रावधान है, वापस कर दिए जाए? इस दृष्टिकोण से देखा जाए। एक सवाल सर, संजय राउत के तल्ख टिप्पणी केंद्र सरकार पर रहा कि एक 84 साल के वृद्ध आदमी को लेकर सरकार जितनी घबराई हुई दिखी वो नहीं होना चाहिए और उनकी मौत को हत्या से तुलना किया। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ, संजय राउत जी ने क्या कहा छोड़ दीजिए। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भी पत्र लिखा, हम लोगों ने भी अपनी अपनी आवाज़ उठाई। आज ही से नहीं, जब से वो इनकार्सरेशन में थे, बल्कि मैं कहूँगा एक तरह से इलीगल कन्फाइनमेंट में थे। स्टैन स्वामी क्या थे, उनके जीवन को समझना होगा ना। और मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि स्टैन स्वामी की मौत या हत्या, उनका दुनिया से चले जाना, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी है, ये इस हुकूमत को बार बार आगाह करती रहेगी कि तुम्हारे अंदर का कॉन्शियंस मर चुका।